अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बस एक अहम पहलू से चंद सवाल जनाबे आली, मैंने जज की जानिब देखते हुए मोतबाना अंदाज में कहा, फिर आसिफ को अपने सवालात के निशाने पर रख लिया। क्या ये दुरुस्त है कि तुम न्यू चाली के इलाके में किसी इम्पोर्टर के पास मुलाजिम हो? मैंने जारहाना अंदाज में पूछा। वहाँ से तुम्हें 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है। हाँ, ये दुरुस्त है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इसके अलावा तुम छोटी मोटी ब्रोकरी भी करते रहते हो, जिससे माहाना कमोबेश तनख्वाह के बराबर तुम्हारी आमदनी हो जाती है। जी ऐसा ही है, उसने जवाब दिया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, इसके अलावा तुम्हारी कहीं और से भी आमदनी है? बिल्कुल नहीं, वो पूरी कितयत के साथ बोला। क्या तुम्हारे अकाउंट इस बैंक में है? सवाल के इख्तिताम पर मैंने इसके बैंक और ब्रांच का नाम दोहराया। उसने सर को इस बात में हरकत देने पर इक्तफा किया। तुम्हारी बाजी कमरुन्निसा भी तो इसी बैंक में जॉब करती हैं। मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। जी आप ठीक कह रहे हैं, वो जल्दी से बोला। फिर छुपते हुए अंदाज में बोला, लगता है आपने हमारी फैमिली पर अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है। कोई ऐसी वैसी रिसर्च? मैंने आंखें फैलाते हुए कहा। यूँ समझें कि ये केस पकड़ने के बाद मैंने तुम्हारी फैमिली पर पीएचडी कर लिया है और मेरी मौक्किला भी ताहाल तुम्हारी फैमिली ही का एक फ़र्द है। मैंने जुमाइनी अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इस्तरारी लहजे में बोला, तो फिर ये कि मैंने इंतहाई सादगी से कहा, मेरी मौक्किला ने मुझे बताया कि शादी के चंद रोज़ बाद उसने आपको 20,000 रुपये दिए थे। ये वो रकम है जो मेरी मौक्किला के वालिद मरहूम ने जहेज़ की ख़रीदारी की मद में दी थी, क्योंकि आपकी दोनों वर्जन सीनियर सिटीज़न सिस्टर्स का यही मुतालबा था। आपने 20,000 रुपये की ये रकम अपने अकाउंट में डाल दी है। मैंने अपने ज़रा इस्तेमाल करके आपकी शादी वाले महीने की बैंक स्टेटमेंट हासिल कर ली है। अगर आप इस रकम से इनकार करेंगे तो बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जज साहब की खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। इसलिए जो भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलना। फिर मैंने मज़कूरा बैंक स्टेटमेंट अपनी फ़ाइल में से निकाल कर जज की मेज़ पर सजा दी। आसिफ ने चंद लम्हे तज़ब्ज़ुब में रहने के बाद बड़े एतमाद से जवाब दिया, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा? हाँ, वो 20,000 रुपये मैंने अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करवाए थे। ये 20,000 रुपये मेरी मौक्किला के वालिद साहब ने फर्नीचर वगैरह की ख़रीदारी के लिए दिए थे। मैंने अपनी जिरह के सिलसिले को समेटते हुए कहा, मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि तुमने मज़कूरा रकम से कौन कौन सी चीज़ ख़रीदी थी। अदालत इन अशिया की ख़रीदारी की रसीदें देखने से भी गहरी दिलचस्पी रखती है। ये बहुत पुरानी बात है, वो बौखलाहट आमेज़ अंदाज में बोला। इतने अरसे तक कौन रसीदें संभाल कर रखता है? वो गैर महसूस तौर पर मेरे फैलाए हुए जाल में फंसता चला जा रहा था। मैंने आम से लहजे में कहा, रसीदों को गोली मारो, तुम सिर्फ इन चीज़ों के नाम ही बता दो। तुम्हारे जवाब से अदालत की तसल्ली हो जाएगी। इस दौरान में गालिबन इसे अपनी हिमाकत का एहसास हो गया था। वो अपनी गलती को निभाते हुए जल्दी से बोला, जब मेरी बहनों ने जवेरिया के बाप से कह दिया था कि हमारे घर में इस्तेमाल की हर ज़रूरी चीज़ मौजूद है, तो फिर क्या पागल कुत्ते ने मुझे काटा था कि मैं 20,000 का फर्नीचर और दीगर सामान लाकर घर में भर देता? ये तो इस पागल कुत्ते से पूछना पड़ेगा कि इसने तुम्हें काटा था या नहीं, बशर्त ये कि वो अभी तक बाक़ायदे हयात हो। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम्हारी तेज भरी वजाहत से मैं यही समझ रहा हूँ कि अपनी 2 अदद वर्जन सीनियर सिटीज़न सिस्टर्स की खुशनुदी की खातिर तुमने 20,000 की इस रकम से किसी किस्म की कोई ख़रीदारी नहीं की थी। मैंने इस कहानी में आसिफ की बहनों कमरुन्निसा और खैरुन्निसा के लिए मुत्तइद बार वर्जन सीनियर सिटीज़न सिस्टर्स के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो ख़वातीन अपनी उम्र अज़ीज़ की 60 सीढ़ियाँ फलांग चुकी थीं, या ये कि मुझे इनसे कोई ज़ाती बैर था। कतन ऐसी कोई बात नहीं थी। इन दोनों बहनों के जो लक्षण मेरे इल्म में आए थे, इनकी रोशनी और फ़यूज़ो बरक़ात के तुफ़ैल, एक दिन उन्होंने वर्जन सीनियर सिटीज़न बन जाना था। जिस तरह हम ईद की छुट्टियां पढ़ते ही अपने कुलीग्स को पेश की ईद मुबारक कह देते हैं, इसी तौर मैंने कमरुन्निसा एंड खैरुन्निसा को एडवांस में वर्जन सीनियर सिटीज़न सिस्टर्स के एजाज़ से नवाज कर किसी हद तक क़त्लुल मूज़ी क़ब्लल ईज़ा का तकाज़ा पूरा कर दिया था।
आसिफ ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या अभी तक वो 20,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में ही पड़े हैं? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा कि फिर तुमने उस रकम का क्या किया? मैंने वो 20,000 रुपये एक कारोबार में इन्वेस्ट किए थे। उसने मेरी तवक्को और मालूमात के मुताबिक जवाब दिया। इस कारोबार में नुकसान हो गया और मेरी रकम डूब गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। मैंने मसनूई हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, क्या आपने इस माली नुकसान के बारे में मेरी मुवक्किला को बताया था? नहीं, उसने जवाब दिया। क्यों? कबल इसके कि आसिफ मेरे क्यों का जवाब देता। अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। मैंने जज से दरख्वास्त की, जनाब आली, चूँकि मेरी जिरह अभी मुकम्मल नहीं हुई और अदालती कार्रवाई भी अपने उरूज पर है, इसलिए मौजूद अदालत से मेरी इस्तदा है कि कोई नज़दीकी तारीख दे दी जाए। जज ने मेरी दरख्वास्त को जायज़ और माकूल जानते हुए 2 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। अगली पेशी से पहले जवेरिया मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आई। टन टनाटन बाजा, यानी आफ्ताब शगुफ्ता भी गुज़िश्ता से पेवस्ता की तरह उसके हमरा था। जवेरिया ने मुझे बताया कि आसिफ ने किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए मुतालबात को ख़त्म कराने का पैगाम भेजा है। मामला को ख़त्म कराने या सेटल कराने का प्रोग्राम? मैंने पूछा। कुछ भी समझ लें, उसने कहा। थर्ड पार्टी ने कहा है कि अगर मैं ये केस वापस ले लूं तो वो मुझे 30 से 40,000 रुपये तक देने को तैयार है। फिर आपने थर्ड पार्टी को क्या जवाब दिया है? मैंने कहा है, सोच कर बताऊँगी। या आपने बड़ा मुनासिब जवाब दिया है, मैंने सताइशी अंदाज में कहा। आसिफ बड़ी मक्कारी से काम ले रहा है। यूँ समझे कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका है। अगर फैसला अदालत से होता है तो इसे 93,000 रुपये के अलावा अदालती हर्जा खर्चा भी देना पड़ेगा और वो 30-40,000 में जान छुड़ाने की सोच रहा है। वो थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ पार्टी के ज़रिए कोई भी पैगाम भिजवाए, आपने इसकी बातों में नहीं आना। ये केस वो मुकम्मल तौर पर हार चुका है। आइंदा पेशी पर हमारे हक़ में फ़ैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो गहरी संजीदगी से बोली और मैंने तसल्ली तशफ़ी देकर इसे रुखसत कर दिया। मंजर इसी अदालत का था और मुल्ज़िमों वाले कटहरे में आसिफ खड़ा था। आज वो खासा नर्वस दिखाई दे रहा था। पिछली पेशी पर मैंने अपने सवालात के कास्टिक सोडे से इसके मिजाज की खूब धुलाई की थी। इस्त्री करना बाकी रह गया था। मैं जरा की तपती हुई इस्त्री लेकर इसके करीब पहुंच गया और इसकी प्रेसिंग शुरू कर दी। तुमने मेरी मुवक्किला को अपने कारोबारी नुकसान के बारे में क्यों नहीं बताया था? मैंने जारहाना अंदाज में पूछा। मैंने जवेरिया से बात इस ख्याल से छुपाई थी कि इसे दुख होगा। वो थूक निगल कर बोला, वेरी गुड, गोया तुम्हें इंसानी जज्बात का इतना ज़्यादा ख्याल है। मैंने चोट करने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा, ये सरमायाकारी तुमने किस महीने में की थी? एक लम्हा सोचने के बाद इसने जवाब दिया, जुलाई में। जुलाई 81 में? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा, यानी तुम्हारी शादी के 1 माह बाद? जी। इसने सर को असबाती जुम्बिश दी। ये वही 20,000 रुपये थे ना जो मेरी मुवक्किला ने शादी के चंद रोज़ बाद तुम्हें दिए थे और तुमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए थे? जी, बिल्कुल वही थे। मैंने अपनी फ़ाइल के अंदर से चंद कागजात निकाल कर जज की जानिब बढ़ाते हुए कहा, जनाब आली, मैंने पहले मुद्दा अलैह की जून 81 की बैंक स्टेटमेंट आपकी खिदमत में पेश की थी, जिससे ज़ाहिर होता था कि मुद्दा अलैह ने 20,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा कराए थे। अब मैं जुलाई 81 या अप्रैल 82 तक के बैंक स्टेटमेंट आपकी नज़र कर रहा हूँ, जो इस उम्र का बयन सबूत हैं कि मज़कूरा 20,000 रुपये जून 81 से अप्रैल 82 तक मुद्दा अलैह के अकाउंट में मौजूद हैं, मगर अप्रैल की फलां तारीख को ये रकम बज़रिया चेक नंबर निकलवाई गई, जबकि मुद्दा अलैह का ये दावा है कि उसने मज़कूरा रकम जुलाई 81 में ड्रा करके किसी कारोबार में लगाई थी और वो कारोबार बैठ गया था। इसके साथ ही मुद्दा अलैह के 20,000 रुपये भी डूब गए थे। गोया मुद्दा अलैह ने एक बार फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। फिर मैंने रुए सुखन आसिफ की जानिब मोड़ते हुए कहा, तुमने ये झूठ क्यों बोला? हो सकता है ये बैंक स्टेटमेंट ही गलत हो, उसने फरार की राह तलाश करते हुए कहा। 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये बैंक स्टेटमेंट गलत हैं और तुम दुरुस्त हो, अगरचे ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इन स्टेटमेंट के कवरिंग पेज पर ज़िम्मेदार बैंक ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद हैं।
खैर तुम ही सच्चे, बाकी सारी दुनिया झूठी। मैंने लम्हे भर के लिए रुककर हाजिरीन अदालत की तरफ देखा, फिर दोबारा आसिफ की जानिब मुतवज्जा होते हुए पूछा, अब तुम मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताओ कि अप्रैल 82 मौरिका को तुमने न्यू कराची में जो प्लाट खरीदा था, इसकी डाउन पेमेंट मुबलिग 20,000 रुपये तुमने कहाँ से की थी? इस पेमेंट की रसीद पर जो तारीख दर्ज है वो चेक ड्रा करने के 2 दिन बाद की है। अगर बैंक स्टेटमेंट गलत हैं तो फिर तुम्हें ये साबित करना पड़ेगा कि ये 20,000 रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए थे। अब ये नहीं कह देना कि तुमने न्यू कराची में कोई प्लाट नहीं खरीदा। मैंने अपनी फाइल को थपथपाते हुए इजाफा किया, इस सबूत के हवाले से मैंने कोई गलत बयानी नहीं की थी। आफ्ताब शगुफ्ता की मेहनत कागजी सूरत में वाक़ियतन मेरी फाइल में मौजूद थी। अगर आसिफ कोई 3-5 करता तो मैं मज़कूरा कागजात जज की खिदमत में पेश कर देता। इस खरीदारी का ठोस सबूत है मेरे पास। इंसान किसी से कर्ज उधार भी तो ले सकता है। उसने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की। हाँ, इंसान ऐसा कर सकता है, मैंने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। इस सूरत में इंसान को इस शख्स का नाम अच्छी तरह याद होता है जिससे इसने उधार उठाया हो। तुम मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताने की पाबंद हो कि वो 20,000 रुपये तुमने किससे कर्ज लिए थे। मैं इस शख्स का नाम बताना ज़रूरी नहीं समझता, वो अजीब से लहजे में बोला। ये क्या बेहूदगी है? जज ने बरहमी से कहा, क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी, ये फैसला करना अदालत का काम है। तुम इस शख्स का नाम बताओ। सर, इस वक्त मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, वो सहमे हुए लहजे में बोला। वकील साहब तो खामखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। तुम मुझे जानते नहीं हो, ज़रूरत पड़ने पर तो मैं खामखा खाल के बाल भी निकाल सकता हूँ, मैंने सफाकी से कहा। फिर रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए दलाइल का सिलसिला शुरू कर दिया। जनाबे आली मुद्दा अलैह दरोगो दर्जा अव्वल है। इसके मुत्तहिद झूठ मोअज़्ज़िज़ अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, लिहाजा किसी भी सूरत इसकी किसी भी बात को लायक एतबार नहीं समझा जा सकता, क्योंकि दरोगो होने के साथ ही ये धोखेबाज भी है। लम्हात की तवक्कुफ़ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर वकील सफाई और मुद्दा अलैह पर एक उचटती सी निगाह डालकर दोबारा जज की जानिब मुतवज्जा हो गया और अपने दलाइल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, योर ऑनर, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसमें धोखा नहीं करना चाहिए। धोखा अज़दवाजी ज़िंदगी की खुशगवारी के लिए ज़हर हलाहल की हैसियत रखता है, इसलिए धोखे और झूठ को काबिल मज़म्मत समझा जाता है और मुद्दा अलैह ने कदम कदम पर अपनी बीवी के साथ धोखा किया है। मेरी मौक्किला को इस बात का दुख नहीं कि शौहर इसका 30,000 का जेवर बेचकर खा गया या वो इसके दिए हुए नकद 20,000 घोल कर पी गया। मेरी मौक्किला को असल गम इस बात का है कि इसके शौहर ने इसे घर से निकालकर एक मालदार बूढ़ी औरत से शादी कर ली, जिसका नाम रूबी है और जो एक सांवली मोटे नकुश की मालिक 45 साला खातून है। पस्ता कामत और वज़न सिर्फ 100 किलोग्राम। ये शादी हाल ही में माह जनवरी में अंजाम पाई है। रूबी साहिबा के साथ एक ही खूबी जुड़ी हुई है कि वो एक करोड़पति सनतकार की अकलौती बेटी और अकलौती वारिस हैं। और मज़े की बात यह है कि मुद्दा अलैह ने अपनी पहली शादी को छुपाकर खुद को कमारा जाहिर करके रूबी से शादी की है, जबकि मैंने चंद लम्हात के लिए तवक्कुफ़ किया, फिर मुस्लिम आइली कवानीन की किताब खोलते हुए कहा, जनाबे आला, आइली कवानीन की दफ़ा मज़कूरा में लिखा है कि कोई भी शख्स किसी पहले से की हुई शादी की मौजूदगी में माँ सिवाय सालसी कौंसिल की पेश की तहरीरी इजाज़त के दूसरी शादी नहीं करेगा। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या पहली बीवियों की रजामंदी ज़रूरी है। फिर मैंने जज की तवज्जो इस दफ़ा की जानिब मबज़ूल कराई, जिसमें मज़कूरा आइली कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले मर्द के लिए सज़ा का जिक्र था। जनाबे आइली कवानीन की किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो भी शख्स सालिसी काउंसिल की तहरीरी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करेगा, वो नंबर 1 हक मेहर की रकम फौरी तौर पर पहली बीवी या पहली बीवियों को अदा करेगा, चाहे हक मेहर मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल। अगर ये रकम शौहर खुद अदा नहीं करेगा तो इस सूरत में ये रकम कानूनन बतौर मालगुजारी वसूल की जाएगी। नंबर 2, पहली बीवी या पहली बीवियों की शिकायत पर सज़ायाबी की सूरत में मुल्ज़िम शौहर को कैद महज हो सकती है, जिसकी मुद्दत 1 साल तक हो सकती है, या जुर्माना होगा जो 5 साल तक हो सकता है, या मुल्ज़िम बैक वक्त दोनों सज़ाओं का
मुस्तैजिब भी हो सकता है। मैंने एक मरतबा फिर रुककर वकील सफाई और मुद्दा अले पर तनकीदी निगाह डाली। दोनों को सांप सूंघ गया था, गोया इनके ताजिए ठंडे हो चुके थे। मैंने दोबारा रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाबे अली, मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि मेरी मोक्किला को हक महर के 25,000, नकदी हुई रकम में 20,000, जेवरात की फरोख्त से हासिल होने वाले 30,000 और कम से कम 1 साल का नानो नफका 18,000, बाहिसाब 1,500 रुपये माहवार, कुल मिलाकर 93,000 रुपये फिल फौर दिलवाए जाएं ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने कुसीली नज़र से आसिफ को देखा और हुक्म दिया, तुम अरसाए 7 यौम के अंदर अपनी मनकूहाए अव्वल के तमाम वाजिबात मुबलिग 93,000 रुपये अदा कर दो, वरना तुम्हारे खिलाफ सख्त नौयत की कानूनी चाराजोई की जाएगी और तुम अदालत के कमरे से सीधे जेल जाओगे। इसके बाद जज ने 1 हफ्ते की तारीख दे दी। अगले रोज़ जवेरिया मेरे ऑफिस में बैठी थी। इस रोज़ हुस्न इत्तेफाक से आफताब शगुफ्ता उसके हमरा नहीं आया था। जवेरिया को मैंने पहली मरतबा इतना खुश देखा था। मैंने इसकी मुसरत को 2 आतिशा करते हुए कहा, आइंदा पेशी पर तमाम वाजिबात तो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका क्या इरादा है? मैं समझी नहीं। वो पलकें झपकाकर बोली, मतलब ये कि वाजिबात की वसूली के बाद आपको आसिफ की मनकूहा की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना है या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो एक झुरझुरी लेते हुए बोली, बेग साहब, अगर मुझे इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना होती तो फिर ये सारा खटराक फैलाने की क्या ज़रूरत थी? आप जानते हैं मुझे दौलत का लालच नहीं है। जब तक आसिफ का मकलू चेहरा मुझ पर आशिकारा नहीं हुआ था, मैं हर जुल्म ज्यादती सहने के बावजूद भी वापस अपने ससुराल जाने की बात कर रही थी। मगर अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आसिफ ने मुझे मुस्तरद करके इस मोटी भैंस से शादी की है तो इसके साथ ही खुश रहे। आप अगली पेशी पर खुला का केस दायर कर दें। आप ठीक कहती हैं, मैंने ताइदी अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए कहा। इस मसले का वाहिद हल यही है। इसी लम्हे मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर बताया, सर, कोई रूबी समद साहिबा आपसे मिलने आई हैं। ठीक है, इन्हें अंदर भेज दें, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर जवेरिया की जानिब देखते हुए इजाफा किया, आपकी सौतन रूबी तशरीफ़ लाई हैं। वो यहाँ क्या लेने आई है? वो चौंके हुए लहजे में बोली। रूबी की आमद पर मुझे भी कदरे हैरत हुई थी, लेकिन मैंने अपने अंदरूनी जज्बात को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया था। जवेरिया के सवाल के जवाब में मैंने कहा, यह तो मुझे मालूम नहीं कि वो क्या लेने आई है। इसे अंदर आने दें, इसी से पूछते हैं। मैं चलती हूँ, जवेरिया अपना पर्स संभालते हुए बोली। बैठी रहें, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। आज तक आपने रूबी को और रूबी ने आपको नहीं देखा, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके सामने ही इससे बात करूँगा। अगले ही लम्हे रूबी मेरे चैम्बर में दाखिल हुई। फिर वो जवेरिया को वहाँ बैठे देखकर ठिठक गई और माजरत खाना अंदाज में बोली, वकील साहब, आप बिज़ी हैं, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। अब आ ही गई हैं तो तशरीफ़ रखें। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। ये मेरी एक कुलीग हैं, आप इनकी मौजूदगी में बात कर सकती हैं। आप फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? फिर मैंने जवेरिया की जानिब इशारा करते हुए इजाफा किया, ये मेरी अजीज़ा भी हैं, इसलिए आप इत्मीनान रखें। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। फिर ठहरे हुए लहजे में बोली, वकील साहब, आपने अदालती कार्रवाई के दौरान में मेरा तारुफ कराते हुए जज के सामने मेरी शख्सियत और खालो खत का जो शानदार नक्शा खींचा था, इसके बाद तो मुझे हरगिज़ आपके ऑफिस का रुख नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत हकीकत पसंद हूँ। आपने मेरी इज्जत अफजाई करते हुए किसी दरोगोई या मुबालगा आराई से काम नहीं लिया था, इसलिए मैं आपसे ज़रा भी खफा नहीं हूँ। चुनाचे अपने काम के लिए मैं सीधी आप ही के पास आई हूँ। आप एक काबिल और सच्चे वकील हैं। इस दौरान में रूबी ने एक बार भी निगाह उठाकर जवेरिया की तरफ नहीं देखा था, जिससे ये बात पाया तकमील को पहुँच गई थी कि रूबी जवेरिया की सूरत आशना नहीं थी। मैंने रूबी की जानिब मुतवज्जे होते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या मदद करूं। मैं तो आपके शौहर के केस में वकील इस्तगासा हूं, यानी आप लोगों का मुखालिफ वकील। आप जिस लालची शख्स की वजह से इस केस में वकील मुखालिफ हैं, मैंने इस बसात को अपने घर से निकाल दिया है। वो बड़े एतमाद के साथ बोली, अब आप इसे मेरी ज़िंदगी से दफ़ा करने के लिए कोई ख़तरनाक दफ़ा लगाकर मेरी जानिब से खुला का केस दायर कर दें। मैं इसी मकसद से आपके पास आई हूँ। मैंने और जवेरिया ने यक बयक
बे यकीनी से रूबी की तरफ देखा। मैंने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, इस हंगामी इनकलाबी कार्रवाई का सबब पूछ सकता हूँ? डैडी को जब सूरत हाल का इल्म हुआ तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई। वो ठहरे हुए अंदाज में बताने लगी। मैं इस उम्र में डैडी को दुखी नहीं देख सकती। आसिफ ने अपनी पहली बीवी को संगीन धोखा दिया है और मुझसे इस्तवार होने के लिए इस रिश्ते की बुनियाद भी झूठ पर ही रखी है। जो शख्स महज अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ ही दरकोई से करे, आने वाले मुस्तकबिल में इससे भलाई की तवक्को नहीं की जा सकती। लिहाजा मैंने और डैडी ने अपने मुतफ़क्का फ़ैसले पर यह किया है कि आसिफ जैसे कमज़ोर और लालची शख्स से फ़ौरन छुटकारा हासिल कर लिया जाए। मैं डैडी की रजामंदी ही से खुला का केस फाइल कराने आपके पास आई हूँ, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं आपकी मौक्किला का नुकसान नहीं होने दूंगी। कैसा नुकसान? मैंने सवालिया नज़र से रूबी की तरफ देखा। मैं तो पहले ही जवेरिया की तरफ से खला का केस दायर करने का बंदोबस्त कर चुका हूँ। वो भी आसिफ के साथ रहने को तैयार नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है। वो अपने बेशकीमत प्योर लेदर बैग की जानिब हाथ बढ़ाते हुए बोली, इस कमीने की यही सजा है कि दर दर की ठोकरें खाता रहे और कोई इसे मुंह ना लगाए। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने सांस संवार की, फिर अपने बैग को खोलकर इसके अंदर से एक चेक बुक बरामद करते हुए बोली, मेरा इशारा आपकी मौक्किला के माली नुकसान की जानिब था। आसिफ जैसा फटीचर शख्स आपकी मौक्किला के वाजिबात अदा करने की सकत नहीं रखता, लिहाजा आप इसे कुछ अरसे के लिए जेल की हवा खाने दें। इसकी बहनों को अगर ज़रूरत होगी तो इसकी रिहाई के लिए चाराजोई करती रहेंगी। फिर वो एक कैश का चेक मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली, ये चेक आप अपनी मौक्किला को दे दीजिएगा। मैंने कानूनी हर्जाओ खर्चा भी शामिल करके पूरे 1 लाख का चेक बना दिया है ताकि इस नेकदिल खातून का कोई नुकसान ना हो। मैं हक्का बक्का अपने सामने बैठी हैवी ड्यूटी रूबी की तरफ देखता चला गया। कहा जाता है दुनिया से अभी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई। जी हाँ, ये इंसानियत रूबी जैसे आला ज़र्फ़ इंसानों ही के दम कदम से कायम व दायम है। मुझे नदामत का एहसास भी हुआ कि मैंने दौरान जिरह में इस अजीम औरत के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। मैंने रूबी के हाथ से चेक लेने के बजाय ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ये चेक बदस्ते खुद मेरी मौक्किला को देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं आपकी मौक्किला को कहाँ ढूंढती फिरूंगी वकील साहब? वो गहरी संजीदगी से बोली, आप ही रख लें, ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। मैंने मायना खेज अंदाज में कहा, आप ज़रा गर्दन घुमाकर तो देखें। रूबी ने बेसाख्त तक गर्दन घुमाकर देखा तो जवेरिया से आंखें चार हो गईं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, शी इज़ जवेरिया। रूबी उलझन ज़दा नज़र से कभी मुझे और कभी जवेरिया को तकने लगी, फिर मुझसे बोली, अब मगर आपने तो कहा था कि ये आपकी कोई कुलीग हैं। आपने इनके लिए अजीज़ा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था। मैं अपने हर क्लाइंट को बहुत अजीज़ रखता हूँ, मैंने रूबी की आंखों में देखते हुए कहा। आज से आप भी मेरी अजीज़ा हैं, क्योंकि मैंने आपका केस लेने का फ़ैसला किया है, और वो भी 1 लाख के एडवांस फीस चेक के साथ। आखिरी जुमला मैंने मजाक के अंदाज में अदा किया था। ये चेक मेरी छोटी बहन जवेरिया के लिए है। रूबी ने कहा, आपकी फ़ीस तो मैं अलग से दूंगी। अपने लिए रूबी की ज़ुबान से छोटी बहन के अल्फाज सुनकर जवेरिया आबदीदा हो गई। रूबी ने उठकर जवेरिया को गले से लगा लिया। इनके मिलन का ये मंजर बड़ा जज्बाती और रूह परवर था। मैं दिलचस्पी से इन्हें देखता चला गया। शरण 2 सगी बहनें बैक वक्त किसी एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती। जवेरिया और रूबी सगी बहनें नहीं थीं, लेकिन ज़बान से कायम होने वाले इस रिश्ते ने इन्हें सगी बहनों से ज़्यादा एक दूसरे के करीब कर दिया था। वो किसी भी सूरत आसिफ की मनकुआ रहने को तैयार नहीं थीं, लिहाजा मैंने 1 माह के अंदर अंदर इन दोनों को अदालती कार्रवाई के नतीजे में एक लालची और धोखेबाज शख्स के बंधन से आज़ाद करा दिया। बज़ाहिर ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन लगभग 4 माह के बाद पता चला कि इस केस का ड्रॉप सीन अभी बाकी था। एक रोज़ मैं अपने ऑफिस में बैठा था कि अधेड़ उम्र का एक शख्स मुझसे मिलने आया। मैंने हस्बे आदत पेशावराना मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया और कहा, जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? साईं, आपने हमारी जितनी खिदमत कर दी, हम उसका ज़िंदगी भर एहसान नहीं चुका सकते। हम आपको मज़ीद कोई ज़हमत नहीं दे सकते, बस आप हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दें। इस शख्स के जवाब ने मुझे गहरी सोच में मुब्तला कर दिया, और बावजूद कोशिश के भी मुझे याद ना आ सका कि मैंने इसे कहाँ देखा है। बिलाखिर एक उलझन ज़दा लहजे में मैंने उससे कहा,
میں نے آپ کو پہچانا نہیں، بتائیں میں آپ کی کون سی خواہش پوری کروں؟ آئندہ جمعے کو میری شادی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، سائیں آپ کو ہماری خوشی کی خاطر اس شادی میں شرکت کرنا ہوگا۔ آپ نے پہچانا اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ میرا نام مظہر جوکیو ہے اور میں گورنمنٹ ملازم ہوں۔ مظہر جوکیو؟ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کی، مگر میں مظہر جوکیو کو اپنے حافظے میں کہیں تلاش نہ کر پایا۔ وہ ایک شادی کارڈ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، سائیں اس کارڈ میں آپ دلہن کے نام پر غور کریں تو سب یاد آ جائے گا۔ میں نے کارڈ کھول کر دیکھا تو چونک اٹھا۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے مظہر جوکیو کی شادی جویریہ سے ہو رہی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر مظہر جوکیو کی طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ مظہر جوکیو کی زبانی مجھے جو تفصیل معلوم ہوئی اس کے مطابق یہ بندہ جویریہ کے سامنے والے گھر میں رہتا تھا اور آفتاب شگفتہ اسی کا کرایہ دار تھا۔ آفتاب اسی کے ایما پر جویریہ والے کیس میں سرگرمی دکھا رہا تھا۔ مظہر جوکیو کو جویریہ کے حالات کا علم تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے بہنوئی شکیل احمد کا کیا ارادہ ہے۔ مظہر جوکیو نے جویریہ کو اس دلدل سے نکال کر اپنانے کا فیصلہ کیا اور آفتاب کے ذریعے کوشش شروع کر دی۔ جویریہ آفتاب پر بھروسہ کرتی تھی اور جب اسے آصف کی شادی کا پتہ چلا تو اس نے اپنے حالات کی روشنی میں مظہر جوکیو کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جویریہ نے دانستہ مجھ سے یہ بات چھپائی تھی اور مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یہ اس کا انتہائی ذاتی معاملہ تھا۔ سائیں، میں آپ کی شادی میں شرکت کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی کتھا توجہ سے سننے کے بعد میں نے کہا، اللہ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا اور میں کافی دیر تک جویریہ کے اصلی اور سچے امیدوار کے بارے میں سوچتا رہا۔